नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 3 दिन की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी रवाना हुए हैं। पहले चरण में फ्रांस, दूसरे में यूएई की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। 14 जुलाई को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री अपनी छठी फ्रांस यात्रा के लिए पेरिस पहुंचेंगे। बता दें कि फ्रांस की 22वीं दिवस परेड में भी शामिल होंगे। पीएम मुख्य अतिथि के तौर पर परेड में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। दोनों देशों के बीच कुछ रक्षा सौदे की घोषणा हो सकती है। फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद यूएई भी जाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी 1 दिन के लिए यूएई भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे। यूएई के राष्ट्रपति से पीएम की द्विपक्षीय बैठक होगी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वह यूएई के दौरे पर भी जाएंगे। 15 तारीख को वह यूएई के लिए निकलेंगे। वहीं बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे। शाम को सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात के बाद करीब 9 बजे फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। रात करीब 11 बजे पीएम मोदी ला सियने म्यूजिकाले में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की ओर से आयोजित डिनर में शरीक होने के लिए पैलेस पहुंचेंगे। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। यूपीपीएससी और यूपीएसएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही बता दें कि 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान 199 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भी रहेंगे। 138 परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक शामिल रहेंगे। 128 निर्वाचन विभाग के कनिष्ठ सहायक शामिल होंगे। कुल 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो इस वक्त की अहम जानकारी। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपीपीएससी और यूपीएसएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बता दें 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। 199 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी इस दौरान मौजूद होंगे। साथ ही 138 परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक भी इस दौरान शामिल रहेंगे। 128 निर्वाचन विभाग के कनिष्ठ सहायक शामिल रह सकते हैं। वहीं आपको बता दें कुल 510 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। बता दें लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार मिशन रोजगार को लेकर तत्पर है। लगातार काम में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। यूपीएसएससी और यूपीएसएससी के अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 11 बजे लोक भवन में आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो दिल्ली में यमुना अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यमुना का जलस्तर 208.5 मीटर पहुंचा है। दिल्ली में यमुना ने 1978 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पे। 1978 में 207.49 मीटर तक पहुंचा था यमुना का जलस्तर। निचले इलाके को खाली करा लिया गया है। बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि कल सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई थी और बाढ़ वाले इलाके के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पे। यमुना का जलस्तर 208.5 मीटर पहुंचा है, जो कि दिल्ली में 1978 के बाद पहली बार हुआ है। आपको बता दें पिछले 45 साल का रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ दिया है। 1978 में 207.49 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंचा था। निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लगातार एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम तैनात है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद निचले इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहा है दिल्ली में लगातार यमुना उफान पर है। 1978 में 207.49 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंचा था। फिलहाल 208.5 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने बैठक बुलाई है। एलजी ने आज डीडीएमए की बैठक बुलाई। यमुना में बढ़ते जलस्तर पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ बता रहे हैं। लगातार दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी बैठक बुलाई है, डीडीएमए की बैठक बुलाई है। इस दौरान यमुना में बढ़ते जलस्तर को लेकर मंथन किया जाएगा। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। दिल्ली में हर जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके मद्देनजर आज एलजी वीके सक्सेना ने डीडीएमए की बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें, इस बैठक में यमुना में बढ़ते जलस्तर पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई थी। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही सभी लोगों को यह कहा था बिना बेवजह बिना काम के बाहर ना निकले, घर में रहे। इसके साथ ही निचले इलाके में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए थे। वहीं आज एलजी ने डीडीएमए की बड़ी बैठक बुलाई है यमुना में बढ़ते जलस्तर को लेकर। बता दें, 45 साल में सबसे ज्यादा पानी यमुना में इस बार देखने को मिली है। 1978 का रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ इंडिया वॉइस पे साझा कर रहे हैं। तो एलजी ने आज डीडीएमए की बड़ी बैठक बुलाई है। आज और कल गुरुग्राम में G20 का आयोजन होगा। बड़ी जानकारी साइबर अपराध और सुरक्षा पर G20 का आयोजन है। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। 900 से अधिक प्रतिभागी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि साइबर वॉलंटियर दस्ता को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी गुरुग्राम से निकल के आ रही है, जहां आज और कल G20 का आयोजन होना है। एक तरफ जहां G20 का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ लगातार हर जगह बारिश और बाढ़ का कहर है। साइबर अपराध और सुरक्षा पर G20 का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। 900 से अधिक प्रतिभागी भी इस दौरान शामिल होंगे। साइबर वॉलंटियर दस्ता को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है गुरुग्राम से, जहां आज और कल G20 का आयोजन किया गया है। साइबर अपराध और सुरक्षा पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगी। 900 से अधिक प्रतिभागी इस दौरान शामिल होंगे। साथ ही साइबर वॉलंटियर दस्ता को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर लगातार G20 का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में आज और कल G20 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 900 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान साइबर अपराध से जुड़े सुरक्षा पर मंथन किया जाएगा। आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जय विलास पैलेस में म्यूजियम की करेंगी भ्रमण। जय विलास पैलेस राष्ट्रपति लंच भी करेंगी द्रौपदी मुर्मू। IITM के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जय विलास पैलेस में म्यूजियम की भ्रमण करेंगी राष्ट्रपति। जय विलास पैलेस में राष्ट्रपति लंच भी करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर के IITM के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है। प्रदेश पार्टी की कमान अब बस्तर के आदिवासी नेता और सांसद दीपक बैज को सौंप दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह विधायक मोहन मरकाम की जगह लेंगे। पार्टी नेतृत्व ने अब तक के कार्यों के लिए उनके योगदान की सराहना की। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की दूसरी बड़ी नियुक्ति है। इससे पहले पार्टी के सीनियर नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें, लगातार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में है।
अपने संगठन में फेरबदल करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। दीपक वैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मोहन मरकाम की जगह दीपक वैज लेंगे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इससे पहले कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के तौर पर टीएस सिंहदेव को नियुक्त किया था, जो कि पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, जिसके बाद लगातार सियासी महकमे में चर्चा का विषय बन गए थे टीएस सिंहदेव। वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ने बदल डाला है। दीपक वैज को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया है। आपको बता दें, दीपक वैज बस्तर के आदिवासी नेता हैं। आदिवासी चेहरे पर कांग्रेस ने दांव खेला है। तो बस्तर के आदिवासी नेता हैं वैज। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई थी। टेरर फंडिंग में एनआईए की बड़ी रेड हुई है। जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। शोपियां, पुलवामा में एनआईए ने छापे मारे हैं। आपको बता दें कि आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसवा जा रहा है। लगातार टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की रेड जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। शोपियां, पुलवामा में एनआईए के छापे हुए आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से लगातार टेरर फंडिंग को लेकर रेड की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बारिश अपना कहर बरपा रही है। नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। भूस्खलन और भू धसाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में जीना दुर्भर हो चुका है। लेकिन इस बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को इतना समय मिल गया कि वह देहरादून में मौन सत्याग्रह कर राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून की बारिश उत्तराखंड वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। लेकिन विपक्षी दल इस वक्त भी अपने नेता के बचाव में सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मौन सत्याग्रह की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौन उपवास कर अपना विरोध जताते दिखे और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर हल्ला बोलते दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस के मौन उपवास पर भाजपा आक्रामक दिखाई दी और आपदा की घड़ी में भी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप चस्पा कर दिया। सभी लोगों को आपदा के समय में आगे आना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का समय नहीं है, ये सब लोगों की मदद का समय है। जहां बीजेपी आक्रामक थी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो केंद्र सरकार जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को डराने और उन पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ भी भाजपा की सरकार यही काम कर रही है। इसलिए विपक्ष को मजबूरन ऐसे हालात में भी सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ा। भाजपा और केंद्र सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को पूरा एकाधिकार कर लिया है और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी तो जो देश के आवाज़ बने हैं, दलितों की, शोषितों की, कमज़ोर तबके की, सर्व समाज की, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने पूरे देश भर में एक आवाज़ उठाई है, उनके खिलाफ लगातार केंद्र सरकार सारी हदें पार करते हुए कार्रवाई कर रही है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला जाएगा तो वहाँ पर हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। उत्तराखंड में आपदा का दौर चल रहा है, जिसमें पहाड़ क्या और मैदान क्या, दोनों ही जगहों पर जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। आम जनता के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और राज्य सरकार जिला प्रशासन के साथ मिलकर जनता की मुसीबतों को कम करने का दावा कर रही है। लेकिन मुश्किल की घड़ी में भी सियासी दल लगता है कि अपने मतभेद और मनभेद भुलाना नहीं चाहते, जिसके चलते सिर्फ राजनीति हो रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस।
तो क्या वाकई में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सियासी खिचड़ी पक चुकी है? सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ सुभाषपा के गठबंधन की बात लगभग तय हो चुकी है। 18 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की एनडीए की घटक दलों की बैठक में सुभाषपा के साथ गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। कभी हाँ तो कभी ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी ये दास्ताना है सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की। वैसे तो देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले यूपी में कई सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल एक साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से बीजेपी के खिलाफ मजबूत किला तैयार किया था, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये दोनों सहयोगी बीजेपी की तरफ रुख करने की खबरें जोरों पर हैं। मगर फिलहाल राजभर फिर दावा कर रहे कि ऐसी कोई बात नहीं कि बीजेपी के साथ बात पक्की हो गई, मगर उनके तेवर ये बता रहे हैं ये धुआं बिना आग के नहीं है। कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों का साथ छोड़ करके हम बाहर जाएं। हम अभी यूपी में ही रहना चाहते हैं और इस नाते दिल्ली अभी दूर। क्या दिल्ली वालों को लखनऊ बुलाना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए हम किसी को यहाँ बुलाना नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी हमारी पार्टी खुद मुझसे किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बात नहीं है। ये जो खबर आज भी मैंने सुना, सुबह कई फोन आए, तो मुझे खुद आश्चर्य है कि मुझे खुद नहीं पता है कि ये खबर कहाँ से छप रही है। जैसे गाजीपुर की खबर छपी, फिर खबर छपी कि आई कि 8 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, फिर आज खबर है कि 18 तारीख को एनडीए की बैठक में जा रहे हैं। भाई कोई बातचीत हुई नहीं तो हम बैठक में कैसे चले जाएं किसी की? बीजेपी ने 2024 से पहले यूपी में अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव पटना से लेकर मुंबई तक गैर बीजेपी गठबंधन का ताना बाना बुनने में लगे हैं, तो दूसरी ओर यूपी में उनके सहयोगी उनको छोड़कर बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में वे यूपी में बीजेपी को कितना टक्कर दे पाएंगे ये सोचने वाली बात है। मगर उनके साथ ही यानी सपा के सांसद वर्ग तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। चचा भतीजों की लड़ाई है, समझ गए? वो आपस का झगड़ा है, अब वो आपस में सुलझेंगे, जो कुछ भी तय होगा ठीक है। और मैं समझता हूँ इससे वो अपोजिशन के इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ। और दूसरे ये कि समाजवादी का जहाँ ताल्लुक है, समाजवादी पर राजभर जो कह रहे हैं कि समाजवादी अपनी जगह है, उसका टूट फूटने का कोई ताल्लुक नहीं है। और समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। तो समाजवादी का जो फैसला होगा वो अपनी बुनियाद पर होगा। जहां तक बात आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर के साथ हुए गठबंधन की है, तो इन दोनों सहयोगियों के साथ मिलकर अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में पश्चिम से पूरब तक बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। इनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया राजभर पहले ही अखिलेश से अपना नाता तोड़ चुके हैं, तो जयंत चौधरी का रुख पिछले कुछ दिनों से काफी चौंकाने वाला दिख रहा है, जो सपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पश्चिम में जयंत चौधरी यदि बीजेपी के साथ आते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी सफलता होगी। वहीं दूसरी ओर पूरब की राजनीति पर नजर डालें तो ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से बीजेपी के करीब आ चुके हैं। बाकायदा ब्रजेश पाठक से उनकी मुलाकात भी इस ओर इशारा कर रही। वैसे भी सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। यानी क्या यह मान लें कि बीजेपी के साथ राजभर की ना भी सियासी हाँ छिपी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोविन हेब्रम यूसीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लोविन हेब्रम का कहना है कि यूसीसी आदिवासी विरोधी है। बीजेपी और कांग्रेस को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। रिपोर्ट देखिए।
और आज तक हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने सबसे पहले सारनाथ धर्म कोड का मांग किया केंद्र से। अभी तक कुछ हुआ नहीं है और ये समान आचार संहिता जब लागू हो जाएगा तब तो यहाँ सारनाथ धर्म का कोड का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। वैसे तो सीएम हेमंत सोरेन ने सबसे पहले केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग की थी, लेकिन अभी तक इस मांग पर कुछ नहीं हुआ। और अगर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो सरना धर्म कोड का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। यही सवाल अंदर ही अंदर लोबिन को खाया जा रहा है। तब तो अहमरम ने कहा कि अभी तक एक आदिवासी नेता होने के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समान नागरिक संहिता पर कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साध ली। इसका मतलब क्या? दरअसल लोबिन की दलील है कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से आदिवासियों की रीति रिवाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इसलिए इसका विरोध जरूरी है। लेकिन अभी तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते अभी तक ये चुप्पी साधे हुए है। इसका मतलब क्या है? अभी तक इस बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। ये आदिवासियों का जो रीति रिवाज है, ये समान आचार संहिता लागू होने के बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यूसीसी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन दोनों पार्टियों ने इस पर चुप्पी साध ली है। अब देखना होगा विधायक के इस रुख के बाद जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन क्या अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। और आखिर सवाल ये कि यूसीसी को लेकर जेएमएम इतना मौन क्यों है। वीडियो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।